Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज मेरा स्वराज. Co-powered by Mongia Steels, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tyre, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है. तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं. सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज मैं डिकोड की शुरुआत एक अच्छी खबर से, खुशखबरी से करना चाहता हूं. आज जीएसटी की घटाई गई दरों का पहला दिन है और हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा. आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आज से जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है. अब आप जमकर शॉपिंग कीजिए और खूब सारा पैसा बचाइए. यह आजाद भारत की सबसे बड़ी बचत क्रांति है, क्योंकि पहली बार किसी सरकार ने आम जनता की बचत की फिक्र करते हुए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है. आज हम गरीबी रेखा से निकलने वाले 25 करोड़ भारतीयों की भी बात करेंगे, जिन्हें देश का नियो मिडिल क्लास कहा जा रहा है, यानी नया मिडिल क्लास. आज हम आपको यह दिखाएंगे कि क्या इन्हें देश की तरक्की का नया इंजन क्यों कहा जा रहा है. और आज हम मोदी सरकार की नागरिक देवो भव की भावना का आपके लिए विश्लेषण करेंगे. इसके बाद हम पाकिस्तान की जिहादी सोच को एक्सपोज करने वाली आपको 2 खबरें दिखाएंगे. कल पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर, पाकिस्तान के ही नागरिकों पर बम गिराया, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई. आज हम इसका विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कल एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कैसे अपने बैट को AK-47 राइफल बना लिया और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाने की कोशिश की, और इस सब के लिए वो खेल का इस्तेमाल कर रहे हैं. और आज पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि पाकिस्तान के ये लोग जो हैं, जो कल मैच खेल रहे थे, ये खिलाड़ी हैं या जिहादी हैं. और आखिर में हम अमेरिका के H-1B वीजा के नए नियम को आपके लिए पूरी तरह से डिकोड करेंगे. ट्रंप की सरकार ने जो ये नए नियम बनाए हैं, नियमों में बदलाव किए हैं, इसका भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, सबसे सरल विश्लेषण आज हम आपके लिए करेंगे. लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत मैं एक पोस्टर के साथ करना चाहता हूं. भारत में आज से बचत क्रांति की शुरुआत हो चुकी है. हम इसे बचत क्रांति, आज से देश के 146 करोड़ लोगों की जेब में कुछ ना कुछ पैसा जरूर बचेगा. तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरे भारत में इस समय सेल लगी हुई है. यह क्रांति केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी जेब, आपके सपने और आपके जीवन स्तर को भी बदलने वाली है. पिछले 3 दशकों में लोगों की जिंदगी से जुड़ा यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला है, जो सीधे आपके जीवन को छूता है. आज से दूध, घी, बटर, पनीर, बिस्किट, सोयाबीन, पैकेज जूस, चाय पत्ती और कॉफी और इसके अलावा बहुत सारी चीजें सस्ती हो गई हैं. अगर आपके रोजमर्रा के खाने पीने के सामान और रसोई का खर्च हर महीने औसतन 10,000 रुपए है, तो आज से कम आपको 1,000 रुपए की बचत शुरू हो जाएगी. साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथ पाउडर, माचिस, मोमबत्ती, इस तरह की जो चीजें हैं और पर्सनल केयर और हाउस होल्ड का जो सामान है, वो भी काफी सस्ता हो गया है. अगर आपका किराना और टॉयलेटरीज का बिल हर महीने पाने की जो चीजें हैं और पर्सनल केयर और हाउस होल्ड का जो सामान है, वो भी काफी सस्ता हो गया है. अगर आपका किराना और टॉयलेटरीज का बिल हर महीने 5,000 रुपए का है, तो आपको कम से कम 500 रुपए की बचत आज के बाद से होगी. यानी आज से आपको जो खर्च पहले हर महीने आपका खर्च 15,000 रुपए हुआ करता था, अब वो घटकर औसतन 13,500 रुपए रह जाएगा. एक मिडिल क्लास फैमिली जो 20 से 30,000 रुपए भी बचाने की कोशिश करती है, उसके लिए 1,500 रुपए की बचत एक बहुत बड़ी राहत मानी जाएगी.
आज से शुरू हुई ये जो बचत क्रांति है, ये हर घर की थाली में एक मुस्कान लाने वाली है, क्योंकि आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अब जीएसटी के 2 ही स्लैब बचे हैं, एक है 5% का और एक है 18% का। सबसे पहले आपको एक अनुमान बताते हैं, और यह अनुमान हमने आज एक ऐसे परिवार के लिए लगाया है जैसे एक 4 लोगों का परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं और बाकी के बच्चों के माता पिता। 4 लोगों का औसतन अगर आपका परिवार है तो आपकी थाली कितनी सस्ती हो जाएगी। अगर पहले ये 4 लोगों का परिवार नाश्ते पर 95 रुपए खर्च करता था तो अब ये घटकर 81 रुपए रह जाएगा। लंच पर अगर ये पहले 175 रुपए खर्च करता था तो आज से 150 रुपए खर्च होंगे। डिनर पर अगर 205 रुपए खर्च होते थे तो अब 175 रुपए खर्च होंगे। पहले हर महीने 14,725 रुपए खर्च होते थे, अब ये घटकर 12,586 रुपए रह जाएंगे। बचत क्रांति की वजह से अब हर रोज खाने पर करीब 69 रुपए और महीने में लगभग 2,070 रुपए की बचत आपको होगी। यहां मैं सिर्फ खाने पीने की चीजों की बात कर रहा हूं। और इस बचत का फायदा हमारे देश के करोड़ों बच्चों को भी मिलेगा। जीएसटी कम होने से स्टेशनरी का खर्च कम हो गया है। इससे गरीब माता पिता भी अपने बच्चों को अब अच्छी स्टेशनरी दिला पाएंगे। अगर नोटबुक, पेंसिल जैसी स्टेशनरी पर हर महीने 1,000 रुपए खर्च होते थे तो अब 850 रुपए खर्च होंगे। बच्चों के खिलौने भी आज से सस्ते हो गए हैं। 2,000 रुपए के खिलौनों पर अब 150 रुपए की बचत आपको होगी। और जीएसटी सुधार से शुरू हुई बचत क्रांति से हमारे देश के करोड़ों लोगों के अधूरे सपने अब पूरे होने शुरू होंगे। आज हमारे देश में करोड़ों लोगों का सपना है कि उनके पास अपनी बाइक हो या अपनी कार हो। अब अपनी खुद की गाड़ी खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। एक तरफ खाने पीने और रोजमर्रा के सामान पर बचत हो रही है तो दूसरी तरफ जीएसटी कम होने से कार, बाइक और बाकी के गाड़ियों की कीमत भी आज से कम हो गई है। 1 लाख रुपए की कीमत वाली बाइक आज से 10,000 रुपए सस्ती हो जाएगी। 6 से 8 लाख रुपए की कार के दाम आज से 60,000 से 80,000 रुपए कम हो गए हैं और 3 लाख रुपए के ऑटो पर लगभग 30,000 रुपए की बचत होगी। अब कार, बाइक और दूसरी गाड़ियों का मेंटेनेंस भी सस्ता हो गया है क्योंकि सभी ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी कम कर दिया गया है। देश भर में लोगों ने जीएसटी छूट का फायदा उठाना शुरू भी कर दिया है और दुकानदार भी जीएसटी छूट का फायदा आज से अपने ग्राहकों को देने लगे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि आज देश भर में इस जीएसटी छूट को लेकर देश की जनता का, देश के नागरिकों का क्या कहना है। ये मोदी जी की कृपा से जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। टैक्स खत्म हो गया तो 5 रुपए की रुमाल 5 रुपए में ही आएगी, 7 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। तो ऐसे हर चीज में 2-2 रुपए बचेंगे तो काफी कुछ हो जाएगा। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जीएसटी का जो इम्प्लीमेंट आज 22 तारीख के बाद अनाउंस हुआ गवर्नमेंट द्वारा, काफ़ी अच्छे कस्टमर रेस्पॉन्स कर रहे हैं। 3 से 4 हज़ार तो फ़र्क आया है पहले से और अब में, और बहुत खुशी है हमें कि हम ले रहे तो बहुत खुशी है कि रेट डाउन हुए हैं जीएसटी से। सेविंग्स है हमारे लिए, एज अ कस्टमर तो हमारे लिए सेविंग्स ही है, बिग सेविंग्स। जैसे मैंने अभी दवाई ली है, अगर मैं पहले लेता तो 599 की पड़ रही थी, बट अब जब लिया तो ये 480 की होगी। तो ये जो 12% से जो 5% स्लैब आया है, इसमें बहुत काफ़ी राहत मिल रही है। इस बार बचत उत्सव में लोगों के कार और बाइक के अलावा दूसरे सपने भी पूरे हो रहे हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे भी होंगे जो टीवी या एसी जैसे सामान को खरीदने के लिए हर साल नवरात्र या दिवाली का इंतजार करते हैं, क्योंकि उस समय सेल लगती है और कई बार इन चीजों के दाम या आपको अच्छी डील्स मिल जाती हैं। इस बार आपको टीवी और एसी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान भी अब सस्ते मिलेंगे। 40,000 का टीवी आज से 36,000 रुपए में मिल रहा है। 35,000 रुपए का एसी अब 31,500 रुपए में मिलेगा और 20,000 रुपए का मॉनिटर अब 18,000 रुपए में आपको मिलेगा। और इस छूट की वजह से 2 छूट आपको मिल रही हैं। जैसे एक तो जीएसटी के जो दाम हैं वो कम हो गए हैं। जीएसटी
के स्लैब बदल दिए गए हैं और दूसरा इनकम टैक्स की छूट तो पहले से ही मिल रही है और इन दोनों की वजह से अब लोगों के लगभग 2.5 लाख रुपए हर साल बचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव मानकर टैक्स छूट का एक डबल बोनंजा लोगों को दिया है और उनका कहना है कि भारत में अब बचत उत्सव शुरू हो चुका है और ये एक यादगार रहने वाला है। आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है, बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। हमारे देश में पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये नया मिडिल क्लास है जो गांवों से शहरों में आया है, लेकिन हर खर्च अब ये सोच समझ कर भी करता है। इस वर्ग का सबसे बड़ा सपना है अपने बच्चों के, अपने बेटे बेटी की अच्छी पढ़ाई करना, खुद का घर लेना, 2 व्हीलर लेना या फिर कार लेना और एक सम्मानजनक जीवन जीना। बचत होने की वजह से नया मिडिल क्लास अब अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, बचत होने की वजह से नया अब तक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, 2 व्हीलर इस तरह के जो बड़े खर्चे थे उन्हें टालता रहता था और जब ये ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो चीजों की मांग बढ़ाने के लिए लोगों की जरूरत होगी, जिससे रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली एक अर्थव्यवस्था है। अब ये 25 करोड़ लोग इस अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि टैक्स का डबल बोनंजा मिल रहा है और लोगों की जिंदगी भी अब बदल रही है। पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। डिकोड में हम लगातार आप सबको यह प्रेरित करते हैं कि आप स्वदेशी खरीदिए। आज से जीएसटी बचत की शुरुआत हो चुकी है और आज से हमारे देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए और ये लेकर आया हूं। और प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, देश के लोगों को टैक्स छूट का ये गिफ्ट दिया है। अब देश के 146 करोड़ लोगों पर रिटर्न गिफ्ट देने की भी एक जिम्मेदारी है। और प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं कि देश ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है और इसे सिद्ध करने के लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना जरूरी है। नए जीएसटी रिफॉर्म से आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी तेजी मिलेगी। आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, चाहे ब्रांड कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो। अगर उसमें भारतीय श्रमिक और कारीगर की मेहनत लगी है तो वो स्वदेशी है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि ब्रांड कोई भी हो, अगर उसमें मेहनत हमारे देश के लोगों ने की है
तो वो फिर स्वदेशी ही कहलाएगा। भारत विकसित तभी होगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा, और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है स्वदेशी का मंत्र। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप लोग मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहें, आप कहें ये स्वदेशी है। गर्व से कहें, गर्व से कहें। इसी मंत्र पर चलते हुए देश का विकास होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो आपके नाम ये चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपने दुकानदारों और व्यापारियों से भी अपील करता हूं कि वो स्वदेशी सामान ही बेचें। आइए गर्व से कहें ये स्वदेशी है। और मैं एक बार फिर आपको नवरात्रि के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। तो ये उत्सव शुरू हो चुका है और देश के नागरिक इस बचत को लेकर खुश भी हैं, लेकिन हमेशा की तरह जो हमारे विपक्षी दल हैं, कांग्रेस इस टैक्स छूट को लेकर आज भी राजनीति कर रही है। और बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को आज याद दिलाया है कि कैसे उनके राज में देश भर में टैक्स का एक डर हुआ करता था। यानी इस पर भी अब आप खुद सोचिए कि अगर देश के लोगों को इतना सारा सामान सस्ते दाम पर मिल रहा है, देश के लोगों की बचत हो रही है, तो उस पर भी कैसे पॉलिटिक्स हो सकती है, ये आप यहां से सीखिए। हर एक तरीके से जीवन के हर मोड़ पे यूपीए के समय में टैक्स का बड़ा एक टेरर था। चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे बिजनेसेस हो, उनके ऊपर टैक्स का टेरर था। मोदी जी ने आके 2014 के बाद में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो लिया, उस मंत्र से सभी राज्यों को साथ लेके आए। पहले जो 50 टैक्सों का मकड़जाल था, उसको दूर करके एक यूनिफाइड जीएसटी लेके आए। यूनिफाइड जीएसटी जब सब जगह एक्सेप्टेबल हो गई, तब उसमें और नया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लेके आए। एक मेथोडिकल वे में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा है देश। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने मेथोडिकल तरीके से जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म लाए। गवर्नमेंट नहीं है, एक गवर्न इवेंट है। हर एक चीज को एक इवेंट मनाते हैं, इवेंट इवेंट इवेंट। और जो ट्रम्प से हमको निपटना है, एक तरफ टैरिफ लगाया है उन्होंने, दूसरी तरफ हमारी वीसाओं को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान कहीं और ले जाने के लिए। तो जीएसटी में आप सुधार लाए हैं, 8 साल लगा है आपको। 8 साल आप कुंभकर्ण के माफिक सो रहे थे। जिस पर जीएसटी लागू होता है, आप उनसे ये कह रहे हैं कि जो दर में कटौती हुई है उसका फायदा ग्राहकों को पहुंचना चाहिए। अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए, दाम घटने चाहिए, क्योंकि दर घटा है, दाम घटने चाहिए। पर क्या पूरी तरीके से घटेंगे? क्या मुनाफाखोरी खत्म होगा? यही तो हम कह रहे हैं। एक तरफ हम वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अभी ये ना हो कि मुनाफाखोरी से भी हमें लड़ना पड़ेगा। ये सीमित सुधार है, पूरी तरीके से सुधार नहीं हुआ है। जीएसटी 2.0 जीएसटी 2.0 की घोषणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। ये जीएसटी 2.0 नहीं है, जीएसटी 1.5 है। अब हम पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की एक जिहादी सोच का विश्लेषण करेंगे, जो कल यानी 21 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान दिखाई दी।
ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान की है, जिसमें वो 50 रन बनाने के बाद अपने बैट को किसी बंदूक की तरह उठाए हुए हैं। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की तरफ देखते हुए हवा में एक प्रकार से बंदूक चलाने का इशारा किया, एक गन चलाने का इशारा किया, जिसे गन सेलिब्रेशन भी कई बार कहा जाता है। ये आप देखिए, इस तस्वीर में जो आपको एक खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, यह आपको खिलाड़ी दिख रहा है या कोई आक्रमण करने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है? इससे आपको इसकी क्या सोच नजर आती है इस तस्वीर में? कुछ लोग इस तस्वीर की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादियों की AK-47 राइफल से भी कर रहे हैं, और यह गन सेलिब्रेशन बताता है कि पाकिस्तान में हर किसी का एक ही सपना है, चाहे वो खिलाड़ी हो या कोई और हो, कि वो इस तरह का जिहाद करे। इसलिए पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी अपने बैट को भी एक बंदूक के रूप में देखते हैं, अपने बैट को भी बंदूक बनाने की कोशिश करते हैं। यह तस्वीर आपको ये दिखाती है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह है पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ, जो अपने हाथों से 6 और 0 का इशारा कर रहे हैं। हारिस रऊफ मैदान पर फील्डिंग करते समय अपने हाथों से हवाई जहाज को आसमान से गिराने के इशारे कर रहे थे, और हारिस रऊफ के इस आपत्तिजनक इशारे को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा गया, जिसमें पाकिस्तान ने एक दावा किया था कि उसने भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, लेकिन आज तक इसका कोई सबूत पाकिस्तान नहीं दे पाया। अब इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद पूरी दुनिया के लोगों ने यह देख लिया कि ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं या जिहादी मानसिकता वाले असीम मुनीर के कमांडर हैं। पाकिस्तान किस प्रकार के लोगों को क्रिकेट के मैदान पर भेजता है, पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों में किस प्रकार की मानसिकता भर रहा है। आमतौर पर आपने क्रिकेट या किसी और खेल के मैदान में खिलाड़ियों को ऐसा करते हुए देखा नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाड़ी आपको इसी रूप में नजर आएंगे। इसकी एक और वजह है, एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को लगातार दूसरे मैच में हराया है, और इस मैच में हुए विवादों के बाद यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी क्रिकेट में जिहादी मानसिकता को लेकर आए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में पिछले कुछ समय से आतंकवादी प्रतीकों और मजहब पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी दबाव में या हार के बहुत करीब होते हैं, तब वो इस प्रकार के इशारे करते हैं। क्रिकेट को हमेशा से जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था, जिसमें शालीनता होती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी अब खेल के मैदान में भी एक जिहादी सोच लेकर आ गए हैं। आपको याद होगा 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जो पिछला मैच हुआ था, उसमें भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारत की जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया था, और उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गन सेलिब्रेशन करके पहलगाम हमले के पीड़ितों का कल मजाक उड़ाने की एक प्रकार से कोशिश की है। अब इस मैच के बीच पहला मैच तो आपने देख लिया, दूसरे मैच में भी सूर्य कुमार यादव ने टॉस के बाद पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, और जब मैच खत्म हुआ तब भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। इससे पहले आपको याद होगा पिछले मैच में भी भारत के खिलाड़ियों ने ऐसे ही पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखी थी। भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले मैच की तरह इस बार भी पाकिस्तान को मैदान में करारा जवाब दिया, और जब यह मैच चल रहा था तो मैच शुरू होने के थोड़ी देर के बाद ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने स्लेजिंग करनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ की भारतीय खिलाड़ियों शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा से काफी बहस हुई, और इसके जवाब में भारत के खिलाड़ियों ने खुलकर शॉट्स खेले और पाकिस्तान की हार तय कर दी। अब इन दोनों खिलाड़ियों की तुलना भारतीय सेना और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से की जा रही है। इन दोनों हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना की हार तय कर दी थी, और क्रिकेट के मैदान पर इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम की हार तय कर दी थी। इस मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, यू टॉक वी विन। इसका मतलब है कि हम सिर्फ खेल पर ध्यान देते हैं, हम जीतते हैं और आप सिर्फ बातें करते हैं।
और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इस रवैये का जवाब भारत के खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से दे दिया। अब खुद पाकिस्तान के लोग अपनी टीम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी टीम हर बार भारत के खिलाफ मैच हार जाती है और वो अपनी टीम से बेहद नाराज हैं और निराश हैं और वो अपनी टीम से बेहद नाराज हैं। बहुत सुपर मैच था। आई थिंक अभिषेक शर्मा खेल रहे। बस यही चाहिए कि लेगेसी बनती जाए और आगे बढ़ते जाए। हिप्पे फुर्रे भाई, आप लोग डिजर्व करते थे मैच जीतना, आप लोगों ने जीत लिया, बहुत ही बढ़िया खेला। मैच बहुत अच्छा था, बट जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो जेस्चर्स थे कुछ मैच में, हैरिस रॉफ कर रहा है 6-0, ये वो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। दिस इज नॉट अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैनशिप एंड देन दे से कि वो दे वांट टू शेक हैंड्स। पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट की लाजिम जरूरत है। वो मुझे लग रहा है कैप्टनसी में थोड़ी गलती है। हमारे कैप्टन में एग्रेशन नहीं है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है। कैप्टन हमें अच्छा चाहिए जो एग्रेशन शो कर सके और जो शो कर सके कि वो लीड कर सकता है। तो बीमार है मेंटल, या क्या 2 दिन से डॉक्टर रखा हुआ है, डॉक्टर ठीक करेगा क्रिकेट। या क्या 2 दिन से डॉक्टर रखा हुआ है, डॉक्टर ठीक करेगा क्रिकेट। हमारे कोच ने आज तक इंटरनेशनल मैच खेला हुआ है, पाकिस्तानी कोच ने, किसी को मालूम है? पाकिस्तान हमेशा कहता है हम जीतेंगे जीतेंगे, हम इतना दूर से आए हैं फिर भी पाकिस्तान है नहीं। तो वो कैसे धो रहे थे यार, कैसे धो रहे थे? कोशिश करो, टीम को सुधारो, तो मुकाबला हो तो वो तो 2 ओवर पहले जीत के गए चले गए, पहले जीत के गए चले गए। वो तो लास्ट में बच गए, नहीं तो मैं सोच रहा था 15 ओवर में जीत जाएंगे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान, उसे भारत के खिलाड़ियों से नफरत है और वो खेलने नहीं आए हैं, खिलाड़ी नहीं है। ये अपने आप को एक योद्धा की तरह समझते हैं, एक जिहादी की तरह समझते हैं और इनकी नफरत में आपको, इनकी आंखों में नफरत दिखाई देगी। भारत के खिलाड़ियों से, भारत से कितनी नफरत है इन्हें, और उस नफरत को बाहर वो ये सब होते हुए देख रहा है। क्या आईसीसी इसके लिए पाकिस्तान को या इन खिलाड़ियों को सजा दे सकती है? आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कहता है कि खिलाड़ियों को मैदान पर सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। आईसीसी को अगर इस घटना की शिकायत ना भी मिले तो भी वो इसकी जांच कर सकता है, और अगर आईसीसी को लगे कि यहां पर कोई उल्लंघन हुआ है नियमों का, तो दोषी खिलाड़ी पर जुर्माना या उसके मैच खेलने पर पाबंदी लग सकती है। हालांकि अभी तक आईसीसी ने इसकी जांच शुरू नहीं की है, लेकिन आज हम ये कहना चाहेंगे कि आईसीसी को इसकी जांच करनी चाहिए, चाहे कोई शिकायत करे या ना करे। लेकिन खेल के मैदान का इस प्रकार दुरुपयोग करना, खेल के मैदान पर इस प्रकार नफरत को लेकर आना, जिहादी सोच को खेल के मैदान में लेकर आना, यह अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए आईसीसी के एक टूर्नामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नफरत को फैलाने के लिए पाकिस्तान की टीम आईसीसी के इस टूर्नामेंट के मंच का दुरुपयोग कर रही है। आईसीसी को यह बात देखनी होगी और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान को यह कहना चाहिए कि वो खिलाड़ियों को भेजे, जिहादियों को मैच खेलने के लिए यहां पर ना भेजे। ये आज इस तरह के इशारे कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और दिनों के बाद जब ये हर बार लगातार भारत से हारते चले जाएंगे तो हो सकता है मैदान में ही हिंसा पर उतर आए। हो सकता है इससे भी कहीं ज्यादा अभद्र व्यवहार वो करने लगे। आज तो उन्होंने सिर्फ इशारे किए हैं, लेकिन कौन जानता है कि इशारे पर ही रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। वो मारपीट कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो मानसिकता है, इसे आईसीसी को यहीं के यहीं रोकना पड़ेगा और इस मानसिकता को यहीं दबाना पड़ेगा। पिछले दोनों मैचों में पाकिस्तान की टीम एक बार भी भारत की टीम को कहीं पर भी टक्कर नहीं दे पाई। आप याद कीजिए, एक जमाना था जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ करता था तो लोग दिल थामकर मैच देखते थे। आप में से बहुत सारे लोगों को यह याद होगा, जब पाकिस्तान के बॉलर्स मैच का पहला ओवर और पहले ओवर की पहली बॉल फेंकते थे तो धड़कनें रुक जाती थी। पहले ओवर में ऐसा लगता था जैसे कोई ना कोई विकेट तो भारत खो ही देगा, बराबरी की टक्कर होती थी और आखिरी बॉल तक यह मुकाबला होता था और भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, दुनिया भर के लोग अपने दिल पर हाथ रखकर, सांसें रोककर इस मुकाबले को देखते थे और कोई नहीं जानता था कि इनमें से कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों बराबरी की टीमें हुआ करती थी। ये वो जमाना था जब कहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर फाइनल खेला जाएगा तो दुनिया भर में करोड़ों लोग उसे देखेंगे।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मुकाबला रहा ही नहीं। ये पुराने जमाने की बातें हो गई। आज भारत और पाकिस्तान के बीच उतना ही फर्क है जितना भारत और किसी दुनिया की बहुत ही कमजोर टीम के बीच है। इसलिए जो लोग भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इन मैचों में एक्साइटमेंट देखते हैं, अच्छा क्रिकेट तलाशने की कोशिश करते हैं, जिन्हें लगता है कि कांटे की टक्कर होगी, एंटरटेनमेंट होगा, मजा आएगा, क्रिकेट देखने को मिलेगा, उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच अब कोई मुकाबला बचा ही नहीं है। दुनिया की कोई भी टीम भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है, ऑस्ट्रेलिया दे सकती है, इंग्लैंड दे सकती है, यहां तक कि श्रीलंका भी दे सकती है, लेकिन अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं रही। अगर अगली बार पाकिस्तान के साथ मैच होता है भारत का, तो आप इसे वैसे ही उसी अंदाज में ट्रीट कीजिएगा जैसे जब आप देखते हैं कि भारत की टीम किसी बहुत ही कमजोर टीम के साथ खेल रही है और आपको पहले से ही पता होता है कि भारत की टीम बड़ी आसानी से जीतने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक आंकड़ा दिखाया था, पिछले 3 साल में भारत की टीम ने 7 बार लगातार पाकिस्तान को हराया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कांटे का मुकाबला रहा ही नहीं। इन दोनों टीमों में अब जमीन और आसमान का अंतर आ चुका है। और जो फर्क आपको भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना में दिखाई देता है, वही फर्क अब दोनों की क्रिकेट टीम में भी दिखता है। और ऐसा लग रहा है कि अब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी ऑपरेशन सिंदूर की हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तान की टीम मैदान में इस तरह का बर्ताव करती है। आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टीम का इस तरह का बर्ताव और भी देख सकते हैं। अभी उनके अपमान के ये दिन खत्म नहीं हुए हैं, अभी उन्हें और बहुत अपमान झेलना बाकी है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय मोरक्को में हैं और उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 तो बचा हुआ है। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है क्या, कुछ कह नहीं सकते। अब वो तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे और ऐसा जवाब दिया जाए। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न कहो किसी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा पार किया तो भी पास है, पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर को अफसर ही किया, और आगे यदि कोई वारदात होगी तो सिर्फ नो हिदायत, फिर आगे हो पिक होगी। फिर से शुरू हो जाए। लेकिन मैं भारत की विशेषता आप देखो, उन सबों ने आकर आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछ कर पाया, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर अथवा किसी का धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनके कर्म को देखकर मारा। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी क्या सोच है तो आपको हमने दिखा दिया। अब जरा पाकिस्तान की सेना की ये सोच भी जरा देखिए। किसी भी देश में सेना का काम होता है अपने नागरिकों और अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना, लेकिन पाकिस्तानी सेना अपनी ही जनता पर बम बरसाकर उनका नरसंहार कर रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट्स ने हवाई हमला किया है, और इस हमले में 30 निर्दोष पाकिस्तानी लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। इस हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरें आज मैंने देखी, मेरे पास वो तस्वीरें आई हैं, और वो तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि उन तस्वीरों को हम आपको दिखाना भी नहीं चाहते। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने कुल मिलाकर 8 बम बरसाए, 8 बम गिराए, और यह हमला रविवार को देर रात उस समय किया गया जब ये लोग, निर्दोष लोग, अपने अपने घरों में सो रहे थे। इन हवाई हमलों के बाद 5 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, और पाकिस्तानी वायुसेना ने जिन बमों से हमला किया उसका नाम है LS-6 ग्लाइड बॉम्ब। ये मेड इन चाइना बॉम्ब है जो अपने लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक हम। पाकिस्तानी वायुसेना ने इन्हें चीन में ही निर्मित JF-17 फाइटर जेट से लॉन्च किया। इसका मतलब है कि जानबूझकर और पूरी योजना बनाकर पाकिस्तान की वायुसेना ने यह हमला किया है। पाकिस्तान की सेना कहती है कि जहां पर हवाई हमला किया गया वहां TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान के विद्रोही मौजूद थे, लेकिन सच यह है
कि पाकिस्तानी वायुसेना अपने ही लोगों पर बम बरसा रही है। आप पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के इस नेता का बयान सुनिए जो इस हमले का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल तो शायद इसे दिखाएंगे नहीं, पाकिस्तान की सरकार इसके बारे में झूठ बोलेगी, लेकिन आज हम पाकिस्तान के इस एजेंडे को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। जेट तैयारों की बमबारी से मकामी आबादी पर माटर गोले गिरे और उसमें मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों की शहादतें हुई। ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले जिला खैबर में अलमगोदर के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यलगार किया गया, उसमें भी मासूम लोगों की जानें गई, मासूम लोग शहीद हुए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कमराबाद में मासूम लोगों पर बमबारी की गई, उन पर फायरिंग की गई। एक ही खानदान के 15 लोगों को मारा गया, जिसमें 10 लोग शहीद हुए। ये पिछले वाकयात हैं। अभी कुछ दिन पहले तिरा में लोग अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे थे और उन पर एक दफा फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायरिंग की थी। जनाब स्पीकर, उसमें भी जो है काफी लोग शहीद हुए थे और काफी जख्मी थे। कल रात एक दफा फिर एक वहशी दरिंदे की तरह अपने ही लोगों पर जेट तैयारों से बमबारी की गई और मासूम लोगों को शहीद किया गया। जनाब स्पीकर, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ये इस रियासत की कौन सी पॉलिसी है। दुनिया भर में एक अनकहा नियम माना जाता है और वो ये है कि कोई भी देश अपनी वायुसेना का इस्तेमाल अपने ही देश और नागरिकों के खिलाफ नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी वायुसेना के साथ साथ ड्रोन्स, टैंक्स और अपने सैनिकों से भी अपने ही लोगों की जान ले रहा है। आपको पाकिस्तान के नक्शे पर आज हम दिखाते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है ये कहां पर है। ये इलाका अफगानिस्तान की सीमा पर और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के बहुत करीब है। खैबर पख्तूनख्वा का मतलब समझिए। खैबर नाम उस मशहूर पहाड़ी रास्ते का है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है, और पख्तूनख्वा का मतलब है पश्तूनों का इलाका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाकर लगभग 5 करोड़ पश्तून हैं और भारत में इन्हें पठान कहा जाता है, वहां इन्हें पश्तून कहा जाता है, और ये अपनी आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करते। भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही पश्तून और पाकिस्तान की सरकार के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पश्तूनों का खूब इस्तेमाल किया, जिसके बाद पाकिस्तान का ये इलाका आतंकवादियों का एक गढ़ बन गया। बाद में पाकिस्तान ने अमेरिका को इस इलाके में ड्रोन हमले करने की छूट दी, जिसमें निर्दोष लोगों की जानें गई और यहां पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी और बढ़ गई। वैसे अपने ही लोगों का नरसंहार पाकिस्तान की सेना के लिए कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2014 में भी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ऑपरेशन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया था। 1971 में बांग्लादेश में युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना ने लगभग 30 लाख बांग्लादेशियों की हत्या कर दी थी, ये भी उनके अपने ही लोग थे। और आज पाकिस्तान गाजा की बात करता है, लेकिन 1970 में पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने जॉर्डन में किंग हुसैन के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लैक सितंबर चलाया था, जिसमें 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग वर्षों से आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के बीच पिस रहे हैं। वहां होने वाले हमलों का नुकसान सिर्फ आम लोगों को भुगतना पड़ता है, और जब ये लोग अपना अधिकार और हक मांगते हैं तो पाकिस्तान की सरकार या तो इन्हें विद्रोही बता देती है और या फिर आतंकवादी बताकर इन पर हवाई हमले करती है, जैसा कि उन्होंने अब किया है। अब उस खबर की चर्चा करते हैं आपके साथ जिसकी बात पूरी दुनिया में हो रही है, और वो है अमेरिका के H-1B वीज़ा पर आए नए नियम की। और इसे लेकर तरह तरह की बातें आपके सामने अभी तक आई होंगी। लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसके नियम के अलग अलग विश्लेषण किए जा रहे हैं। तो आज हम इस नियम का पूरा विश्लेषण आपके लिए करते हैं। इस पर बहुत सारे भ्रम हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा H-1B वीज़ा भारत के लोगों को मिलते हैं। वीज़ा नियम बदलने के बाद अमेरिका में रहने वाले भारतीय
और नया वीजा का आवेदन देने वाले लोगों के बीच अभी भी एक भ्रम है कि इस नियम के मायने क्या हैं, इस नियम के तहत कौन कौन लोग आते हैं। इस समय अमेरिका में 5 लाख भारतीय H1B वीजा पर रह रहे हैं, जबकि भारत से हर साल करीब 3 लाख लोग H1B वीजा का आवेदन देते हैं। अमेरिका में जो अप्रवासी लोग काम करते हैं उन्हें एक वीजा दिया जाता है जिसे कहते हैं H1B। सामान्य तौर पर जो IT एक्सपर्ट हैं या हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें यह वीजा दिया जाता है और इस वीजा के लिए अमेरिका की सरकार एक फीस लेती है। लेकिन अब 21 सितंबर से इस वीजा फीस को लेकर नए नियम जारी कर दिए गए हैं और नए नियम में वीजा फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है। अगर रुपए में बताऊं तो 88 लाख रुपए अब इसकी फीस होगी एक वीजा की। पहले यह फीस $7,500 से लेकर $10,000 के बीच थी, यानी 6 लाख रुपए से लेकर करीब 9 लाख रुपए। अब 6 से 9 लाख बढ़कर 88 लाख पहुंच गया। 10 गुना यह फीस बढ़ चुकी है। इस समय ये जो H1B वीजा है ये 3 साल के लिए मिलता है और 3 साल के बाद इसे रिन्यू करना होता है। रिन्यू करने पर फिर से पहले की तरह एक बार फिर से वीजा फीस देनी होती है, यानी 3 साल में एक बार। नए नियम के मुताबिक बढ़ी हुई फीस से 3 साल के लिए ही तो यह कि हर साल नहीं देना। पहले काफी लोगों को यह भ्रम हुआ कि हर साल 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन यह वीजा जो है नए नियम में भी यह वीजा फीस 88 लाख रुपए की 3 साल के लिए है। लेकिन 3 साल के बाद नए लोगों को फिर से इस वीजा को रिन्यू करने के लिए 88 लाख रुपए देने हैं या नहीं, इस पर अभी भी कोई चीज स्पष्ट नहीं की गई है। नए नियम में कुछ छूट भी है। जिन्होंने 21 सितंबर से पहले नए H1B वीजा के लिए आवेदन दिया है उन्हें जिन्होंने 21 सितंबर से पहले नए H1B वीजा के लिए 21 सितंबर से पहले H1B वीजा रिन्यू करने के लिए आवेदन दिया है उन्हें भी यह बढ़ी हुई फीस नहीं देनी होगी। यह जो फीस है ये नए वीजा एप्लीकेशंस जो हैं उन पर लागू होगी। अमेरिका में हर साल करीब 4 लाख H1B वीजा जारी किए जाते हैं और ये वीजा अलग अलग कंपनियों को जारी होते हैं। कंपनियां ही ये वीजा फीस भी देती हैं अपने कर्मचारियों के लिए। अमेरिका के H1B वीजा का लगभग 70 से 72% हिस्सा भारतीयों को मिलता है, यानी ये जो H1B वीजा वाले जो लोग हैं अमेरिका में कुल मिलाकर इसमें से 70-72% जो कोटा है ये भारतीयों का है। वर्ष 2022 में 2,79,000 भारतीयों को H1B वीजा मिले थे, जबकि 2023 में 2,83,000 भारतीयों को यह वीजा मिला। भारत के बाद H1B वीजा पाने वाले में दूसरे नंबर पर चीन है, लेकिन चीन को केवल 11% कोटा ही H1B वीजा में मिलता है, यानी चीन के जो लोग हैं उनकी संख्या सिर्फ 11% है। जो नियम बदले गए हैं उसका असर हमारे देश के उन लोगों पर तुरंत हो सकता है जो 21 सितंबर के बाद H1B वीजा का आवेदन देने वाले थे। H1B वीजा महंगा होने का असर अमेरिका और भारत दोनों की कंपनियों पर पड़ेगा। जो अप्रवासी भारतीय अमेरिका में काम करते हैं उनकी सैलरी अमेरिकी नागरिकों के मुकाबले काफी कम होती है, जबकि उनका जो स्किल है वो अमेरिका के कर्मचारियों से बेहतर होता है। इसलिए अमेरिकी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को वहां पर नौकरी देती हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीयों का वहां पर शोषण होता है, क्योंकि भारतीयों के पास जो स्किल सेट है, उनकी जो काबिलियत है, उस काबिलियत वाला किसी और देश का अगर आदमी आप रखेंगे तो उसे बहुत पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के जो भारतीय लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं जो वहां जाते हैं H1B वीजा पर, वो बहुत सस्ते तनख्वाह पर वहां पर चले जाते हैं और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसी प्रकार से उनका दोहन करती है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियां वो कंपनियां हैं जो बहुत सस्ते दाम पर, बहुत सस्ती तनख्वाहों पर भारत के IT एक्सपर्ट्स को अपने यहां ले जाती है। अमेरिका की बड़ी IT कंपनियों में ज्यादातर भारतीय इंजीनियर्स हैं, क्योंकि इतने सस्ते लोग उन्हें और कहीं मिलेंगे नहीं। भारत के IT कंपनियों में इन्फोसिस, TCS, HCL और विप्रो जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा H1B वीजा मिलते हैं उनके कर्मचारियों के लिए। अमेरिका में भारत की IT कंपनियों का कारोबार बहुत फैला हुआ है। H1B वीजा पर काम करने वाले एक व्यक्ति का 1 साल का औसत वेतन लगभग 70 लाख रुपए के आसपास होता है। तो अब आप सोचिए, तो ये कंपनियां उसको वेतन देती हैं और अब 88 लाख रुपए
उसकी वीजा फीस देनी पड़ेगी। तो ये जो कर्मचारी है अब हर कंपनी को बड़ा महंगा पड़ेगा। यानी अब एक कंपनी को 1 साल की सैलरी से भी कहीं ज्यादा वीजा फी के तौर पर खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में कंपनियां नए वीजा फीस जो है केवल चुनिंदा लोगों को उस इतनी बड़ी फीस पर लेकर जाएंगे, या फिर जो बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं सिर्फ उनके लिए ये कंपनियां इतना पैसा खर्च करेंगी। और इस वजह से ज्यादातर लोगों को अमेरिका से वापस भारत भेजा जा सकता है और नए लोगों को भारत से ही काम करने का ऑफर दिया जा सकता है। तो ये सारी कंपनियां क्या करेंगी? हर व्यक्ति पर 88 लाख रुपए खर्च करने की बजाय ये उन्हें वापस भारत भेज देंगी और कहेंगी कि अब आप ये काम भारत में बैठकर ही कीजिए। अब अमेरिका में कारोबार करने वाली जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये क्या करेंगी? ये भारत, चीन और कनाडा जैसे देशों में अब अपने ऑफिस खोल सकती हैं। खास तौर पर भारत उनका सबसे पसंदीदा देश हो सकता है क्योंकि चीन में अब भी काफी ज्यादा पाबंदियां हैं, चीन में लोकतंत्र भी नहीं है, इसलिए भारत एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अब अपने इन कर्मचारियों को अमेरिका में रखने की बजाय भारत में ही अपने नए सेंटर्स खोलकर वहां पर भेज सकती हैं। भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है। बहुत सारे लोग इसे भारत के लिए एक झटका मानते हैं, भारत के लोगों के लिए एक झटका मान रहे हैं और सोचते हैं कि अमेरिका की सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की। हो सकता है शुरू में ये झटका होगा और मैं ये मानता हूं कि हमारे देश के जो भारतीय परिवार इस समय वहां पर रह रहे हैं, हमारे जो भारत के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो H-1B वीजा पर हैं, ये बात सही है कि इस नए नियम से उनकी जो जिंदगी है वो थोड़े दिनों के लिए डगमगा जाएगी। उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो भी बिल्कुल अस्थिर हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप सोचिए, अपना घर बार छोड़कर अगर वापस भारत आना पड़े या उनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें कोई बड़ा बदलाव आ जाए तो ये किसी भी परिवार के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो ये बात तो सही है कि उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, उन पर इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदे भी हो सकते हैं। एक फायदा तो यह है कि भारत का जो टैलेंट है वो अब भारत में रहेगा और मेड इन इंडिया इनोवेशन को इससे बढ़ावा मिलेगा। ये जो सारे लोग वहां पर काम करने के लिए जा रहे हैं, अब हो सकता है ये लोग भारत में रहेंगे, भारत में हमारा टैलेंट हमारे देश के अंदर रहेगा और हमारे देश में जो इनोवेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और हमारा जो अच्छा टैलेंट है, उससे हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, हमारी रिसर्च मजबूत होगी। भारत एक ग्लोबल इनोवेशन हब बन सकता है। भारत में अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का निवेश बढ़ेगा, जिससे यहां पर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा खर्च किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, AI, चिप डिजाइन, इसे लेकर नई नई नौकरियां हमारे देश में उत्पन्न होंगी। जब IT प्रोफेशनल्स की कमाई भारत में खर्च होने लगेगी क्योंकि वो यहीं रहते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। पहले ये सारे IT प्रोफेशनल्स अमेरिका में रहते थे, खर्चा भी अमेरिका में करते थे, इसलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा होता था। ऐसा हो सकता है कि अमेरिका की बजाय अब भारत के सिलिकॉन वैली की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगे। अमेरिका में IT प्रोफेशनल्स के अलावा प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी संख्या है, वो भी इसी वीजा पर जाते हैं। अमेरिका में 59,000 प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स हैं। अमेरिका में प्रवासी डॉक्टर्स में हर 5वां डॉक्टर भारत का है। भारत की तरह चीन भी अब दुनिया भर से युवा और टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को लुभाने के लिए K वीजा देने की शुरुआत कर रही है। दरअसल H-1B वीजा एक चुंबक की तरह है। इसकी मदद से अमेरिका पूरी दुनिया से सबसे अच्छे टैलेंट को अपने देश में खींच लेता है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला, टेस्ला के CEO इलॉन मस्क और इसके अलावा भी जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके फाउंडर्स या उनके CEO, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े टेक लीडर्स आज से कुछ दशक पहले यही H-1B वीजा लेकर अमेरिका गए थे। वर्ष 1990 से लेकर 2000 के बीच अमेरिका को जितने नोबेल पुरस्कार मिले हैं, उसका 26% वहां के अप्रवासियों को मिला है। इसी तरह से 1990 से 2005 के बीच अमेरिका में
जो भी स्टार्टअप बने हैं उसका 25% ऐसे लोगों ने बनाए हैं जो कि बाहर से अमेरिका में आए थे। पिछले साल दिसंबर में इलॉन मस्क ने यह लिखा था कि H1B की वजह से ही वो अमेरिका में आए। इलॉन मस्क भी एक जमाने में इसी वीजा पर आए और उनके जैसे कई लोग अमेरिका में आज रहते हैं जिन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों से अमेरिका को मजबूत बनाया है। आज H1B वीजा के नियम बदलने की वजह से अमेरिका को कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे अमेरिका में भारतीय IT प्रोफेशनल से करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती है। अब अमेरिका की ये कमाई कम हो जाएगी। अमेरिका में पहले से ही टैलेंट की कमी है, इसलिए वो भारतीय टेक इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स पर निर्भर है। अब ये कमी और बढ़ेगी। अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी क्योंकि अब उन्हें लोकल लोगों को, वहां के लोगों को नौकरी पर रखना होगा जो भारत के लोगों की बजाय ज्यादा पैसा लेंगे, ज्यादा तनख्वाहें लेंगे और ज्यादा महंगे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और गूगल जैसी कंपनियां H1B वीजा पर काफी निर्भर थीं। टैलेंट न मिलने से उनकी रिसर्च और टेक्नोलॉजी का विकास अब धीरे हो जाएगा। IT और टेक सेक्टर अमेरिका का ग्रोथ इंजन माना जाता है और टैलेंट की कमी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा और अमेरिका के अर्थशास्त्री अब ट्रंप को अपने फैसले बदलने के लिए भी कह रहे हैं और एक चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रंप जो हैं वो गलत फैसला कर रहे हैं। अब अमेरिका में जो बदलाव हुआ है उसका फायदा भारत के लिए है। अब भारतीयों के लिए मौका है कि वो भारत लौट आएं और भारत को यहां आकर एक विकसित देश बनाएं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज से ज्यादा पावर कौन दे सकता है? नया स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। अरे जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो, विजय हो, राह हो, प्रवाह हो, देश हो, विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अरे जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। डिकोड में हम कोशिश करते हैं कि आपको कभी कभी कुछ कहानियां भी सुनाएं, लोगों की कहानियां सुनाएं जिनसे आपके परिवार पर अच्छा असर पड़े, आपको उन कहानियों से प्रेरणा मिले। और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें तो आपके आसपास होती ही रहती हैं, इसलिए आज हम आपको एक नई कहानी सुनाना चाहते हैं। भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर जिनका नाम है सुरेखा यादव, आज उनकी कहानी आपको सुनाएंगे। सुरेखा यादव फिल्म स्टार नहीं है, खिलाड़ी भी नहीं है, सेलिब्रिटी भी नहीं है, पेज 3 पर उनकी फोटो भी नहीं आती, लेकिन वो एक सुपरस्टार है। 36 वर्ष की अपनी लंबी और शानदार सेवाएं देने के बाद सुरेखा यादव ने 18 सितंबर को आखिरी बार ट्रेन चलाई और नीले ब्लेजर में मुस्कुराती हुई सुरेखा यादव जब राजधानी एक्सप्रेस लेकर मुंबई पहुंची तो पूरा स्टेशन उनके लिए तालियों से गूंज रहा था, जहां उनके साथी ड्राइवर, रेलवे स्टाफ और परिवार ने उन्हें सम्मानित किया। 60 साल की सुरेखा यादव की ये कहानी दृढ़ संकल्प की है, उनके हौसले और उन बाधाओं को तोड़ने की है जिन्हें भारत के समाज ने महिलाओं के सामने खड़ा करके रखा हुआ है। सुरेखा का सफर 1988 में शुरू हुआ जब उन्होंने इंडियन रेलवे ज्वाइन की और ट्रेनिंग के बाद वर्ष 1989 में वो एक असिस्टेंट लोको पायलट बनी और इसी के साथ वो एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बन गई। जब लोग कहते थे कि औरतें ये नहीं कर सकती, तब सुरेखा ने ट्रेन ड्राइवर बनकर एक नया इतिहास लिख दिया।
उस दौर में ट्रेन ड्राइवर बनना पूरी तरह से पुरुषों का पेशा माना जाता था, लेकिन सुरेखा ने इस दीवार को भी तोड़ दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और यही पढ़ाई उन्हें भारतीय रेल की ड्राइविंग सीट पर ले आई। जो नेता आज हमारे पड़ोसी देशों की युवा क्रांति की बात कर रहे हैं, नेपाल जैसी क्रांति या बांग्लादेश जैसी क्रांति के सपने देख रहे हैं कि हमारे देश में होगी, उन्हें आज ये क्रांति देखनी चाहिए। हमारे देश में तो एक और क्रांति हो रही है जिस पर किसी की नजर जाती ही नहीं। आज आप सबको सुरेखा यादव की ये क्रांति देखनी चाहिए जो महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई, और उनकी इस क्रांति की वजह से आज भारत में 2000 से ज्यादा महिला ट्रेन ड्राइवर हैं। अपने इस लंबे सफर में सुरेखा यादव ने स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन से शुरुआत की और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें भी चलाई। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनने का कीर्तिमान भी उन्हीं के नाम पर है। और 30 सितंबर को सुरेखा यादव रिटायर हो रही हैं, लेकिन उनकी कहानी आप सबके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। सुरेखा यादव अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़कर जा रही हैं जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा। इसलिए याद रखें, सपनों का कोई जेंडर नहीं होता। जो हिम्मत करता है वही अपने भविष्य का ड्राइवर बनता है, जैसे सुरेखा यादव। तो आज हम सुरेखा यादव को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मैंने अपनी खेती की शुरुआत स्वराज से की, लेकिन अब एक नया ट्रैक्टर ले रहा हूं और ये भी स्वराज है। जोश है नया, क्योंकि स्वराज से बेहतर है सिर्फ स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। अरे जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अरे जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आजकल सुख का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप डॉक्टर और वकील को ना ढूंढें और पुलिस आपको ना ढूंढे। नमस्कार।